एंशियंट हिस्ट्री पे हमारा 9th लेक्चर होगा। इससे पहले के लेक्चरों में बात करी जाए तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हम फ्यूचर जान चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इंडस वैली कब स्टार्ट हुआ, इसके 2 फेजेस के बारे में जान चुके हैं और इसके बारे में जान चुके हैं कि अचानक से इतना बड़ा सिविलाइजेशन आया कैसे। तो अब बात करने जा रहे हैं हम इकोनॉमी के बारे में। किसकी इकोनॉमी के बारे में? इंडस वैली इकोनॉमी के बारे में, इन लोगों की इकोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहले इकोनॉमी का मतलब जान लेते हैं। इकोनॉमी होती क्या है? इकोनॉमी का मतलब होता है एक प्रोसेस और या एक सिस्टम जिससे हम गुड्स और सर्विसेज को पैदा करते हैं, बेचते हैं या उन्हें खरीदते हैं। कहाँ पे खरीदेंगे, बेचेंगे या पैदा करेंगे? कंट्री में या रीजन में, उसे कहते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी के फादर की बात करी जाए तो इकोनॉमी के जो फादर हैं वो हैं एडम स्मिथ। तो अब बात करते हैं हड़प्पन सोसाइटी की इकोनॉमी के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी के बारे में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमिक थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, ट्रेड एंड कॉमर्स पे डिपेंड थी। ट्रेड स्टार्ट हो चुका था यहाँ पे, सी ट्रेड ज़्यादा था लैंड ट्रेड्स के मुताबिक, ठीक है। तो बात करते हैं जो इसका रिलेशनशिप था ट्रेड में, वो मेसोपोटामिया के साथ था, पर्शियन गल्फ के साथ था, अफगानिस्तान के साथ था, साउथ इंडिया के साथ था और सबमरीन्स के साथ था। जो बात करी जाए हड़प्पन और मेसोपोटामिया में, हड़प्पन और मेसोपोटामिया में अप्रॉक्स 400 किलोमीटर का डिस्टेंस था। जो सी ट्रेड था वो ज़्यादा था मोर देन लैंड ट्रेड के कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखो सी ट्रेड ज़्यादा था तो सी में तो लहरें चलती हैं हमारी, वो भी देखा होगा आपने कि वेदर कंडीशन ख़राब होने के कारण लहरें चलती हैं। तो सी ट्रेड के लिए हमें जो बोट्स हम बनाएंगे वो मजबूत बनाएंगे। तो ये भी पता लगता है कि स्मार्ट थे ये लोग, जो इनका बोट्स थी वो मजबूत थी। भाई जब बोट मजबूत होगी उसी के सहारे तो सी ट्रेड होगा, और कहीं सर पे जो क्या रख के ले आएंगे यार। सी ट्रेड मजबूत था, जो बोट्स का वो था मेड बना रहे थे वो भी स्ट्रांग थी। जो डेलमन एंड मेदन थे ये इंपॉर्टेंट स्टेशन थे सी पोर्ट के, जो कि हड़प्पन और मेसोपोटामिया में है, ठीक है। जो ये था अर्बन सिटी में था, इसलिए देखा होगा कि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होता। ये एक दिक्कत थी कि रॉ मटेरियल जो था वो इजीली अवेलेबल नहीं होता था उस टाइम पे। और जो हड़प्पन पीपल थे उनका जो एग्रीकल्चर था वो एक कॉमन बेस था। इकोनॉमी भी सबसे ज़्यादा इसी से आती थी, एग्रीकल्चर से, इस ऑक्यूपेशन से, एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन से, और दूसरा ट्रेड से आता था, ठीक है। तो इसकी डिमांड थी लग्जीरियस गुड्स की। एग्रीकल्चर को जो था वो ट्रांसपोर्ट होता था एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, ठीक है। सारी चीज़ें उगाना सीख गए थे ये इस टाइम पे भी। इसके कारण इंट्रा और इंटर रीजनल और फॉरेन ट्रेड हुआ, ठीक है। यहाँ तो आपस में ट्रेडिंग करी इन्होंने, या दूसरे देश में कंट्री, जैसे हड़प्पा से मेसोपोटामिया में गया, मेसोपोटामिया से दूसरी उसमें गया, धोलावीरा में गया, इस टाइप से इन्होंने ट्रेडिंग करी। और दूसरे लोगों के साथ भी ट्रेडिंग करी, दूसरे एम्पायर्स के साथ, ठीक है। हड़प्पा का जो था वो ट्रेड अचानक से बढ़ा। ट्रेड आइटम कौन कौन से थे? प्रीशियस टूल्स थे। प्रीशियस टूल्स का एग्जांपल देखा जाए तो कौन कौन से थे? लैपिस लाज़ुली, जास्पर। और मेटल्स का होता था, पोट्री का होता था, क्लोथ्स का होता था, ग्रेन्स का होता था और टूल्स का होता था, ठीक है। करेंसी का एविडेंस नहीं है, करेंसी का लेन देन नहीं होता था। तो इसका मतलब किसका लेन देन होगा भाई जब करेंसी का लेन देन नहीं है? तो जब करेंसी का लेन देन नहीं है तो इसका मतलब सीधे सीधे है कि बार्टर सिस्टम होता होगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है भाई? तू मुझे कुछ दे, मैं तुझे उसके बदले कुछ दूंगा। मैंने तुम्हें 1 किलो आलू दिए, ठीक है, तो वो मुझे क्या देगा? उससे मैं एक किलो चावल ले लूँगा भाई, ठीक है। यही होता है बार्टर सिस्टम। मैं उसे कुछ दूंगा, वो मुझे कुछ देगा, जिसकी कीमत बराबर होगी। कीमत मतलब मेरे और उसके सेंस में मतलब बंटवारा बराबर हो जाए, ये होता है बार्टर सिस्टम अपना। ट्रेडिंग 2 टाइप से हो रही थी, इंटरनल ट्रेडिंग भी हो रही थी और एक्सटर्नल ट्रेडिंग भी हो रही थी। इंटरनल ट्रेडिंग की बात करूँ तो राजस्थान और कर्नाटका में इंटरनल ट्रेडिंग हो रही थी। इंटरनल ट्रेडिंग में किस किस चीज़ की ट्रेडिंग हो रही थी? मेटल की ट्रेडिंग हो रही थी, खाने पीने की ट्रेडिंग हो रही थी और रॉ मटेरियल्स की ट्रेडिंग हो रही थी। रॉ मटेरियल्स क्योंकि अर्बन सिटी में रहते थे तो रॉ मटेरियल्स उतना ईजिली नहीं अवेलेबल होता था, इसलिए ट्रेड के थ्रू भी आता था और ट्रेड के थ्रू जाता भी था, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेडिंग किस किस के साथ हो रही थी? ईरान के साथ हो रही थी, इजिप्ट के साथ हो रही थी और मेसोपोटामिया के साथ हो रही थी। और एक्सटर्नल ट्रेडिंग में लग्जीरियस आइटम्स आते थे। भाई जब विदेश से सामान मंगाऊंगा, मैं नॉर्मली आज की डेट का एग्जांपल देख लो, अब मैं जैसे फॉरेन कंट्री से कोई भी सामान मंगाऊंगा तो मैं लग्जीरियस आइटम ही मंगाऊंगा जो वहाँ अवेलेबल हो, वहाँ चीप रेट में अवेलेबल हो और यहाँ के उसके प्राइस बढ़ जाएँ। अब जैसे एट अ सडन आईफोन की बात कर लो, आप आईफोन जो इंडिया में हमारी कंट्री में वो महंगे हैं, और जैसे अगर मैं दुबई वगैरह से परचेस करता हूँ तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। यही इसी में भी समझ लो। यूनिफॉर्म वेज,
नाप तोल का बहुत अच्छा सिस्टम था भाई। अगर नाप तोल का ही सिस्टम नहीं होगा तो वैसे कैसे हो जाएगा, 1 किलो के बदले 2 किलो दे देंगे। अगर नाप तोल का सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो लॉस होगा। बीड मेकिंग फैक्ट्रीज भी थी कालीबंगन में, लोथल में और चौंदारों में। एक चीज़ बता दूं, धोलावीरा, वो मैं इसमें लिखना भूल गया, जो धोलावीरा था वहाँ पे एक टेक्स्ट भी फाउंड हुआ है, 10 लेटर्स लिखे हुए थे उसमें, शायद 10 या 12 लेटर्स लिखे हुए थे धोलावीरा के टेक्स्ट में, वो भी फाउंड हुआ है। अब इनकी बात करते हैं सोशल लाइफ के बारे में कि इनकी सोशल लाइफ कैसे थी, मिलजुल कर कैसे रहते थे। इसका कुछ एविडेंस भी तो मिलता होगा सोशल लाइफ का भाई, हमें जो क्या पता है यार, हम जो क्या रहते थे उस पीरियड में। जो स्कल्पचर और सील्स था वो जो मेजर सोर्सेस थे जिनके बारे में इनकी सोशल लाइफ डिपेक्ट हुई है। सोसाइटी जो थी वो बेसिस में डिवाइडेड थी, सिटाडल और लोअर सिटीज़ में। सिटाडल मतलब जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग रहते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग की बात करी जाए तो जहाँ पे राजा लोग रहते थे, और ये लोअर सिटी की बात करी जाए तो जहाँ पे कॉमन लोग रहते थे। अब सिटाडल बता देता हूँ कैसा होता है। ये एक ज़मीन का वो ले लो नक्शा टाइप का, आप एक घर यहाँ पे होगा, ठीक है, ये घर लग नहीं रहा घर जैसा, बट मान लो एक घर यहाँ पे होगा, ये जो लोअर एरिया है यहाँ पे, ठीक है, एक घर यहाँ पे हो गया। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग रहते थे वो यहाँ पे रहते थे। कौन से लोग? एडमिनिस्ट्रेटिव किंग्स लोग जो रहते थे सिटाडल्स में रहते थे। ये है अपना सिटाडल, ठीक है। और जो ये है अपना, यहाँ पे रहते थे लोअर सिटीज़ के लोग। समझ गए होगे सिटाडल क्या होता है, बता दिए सिटाडल क्या होता है। सोसाइटी में भी मैट्रियार्चल, देखो ये एक इम्पॉर्टेंट वो एविडेंस, मतलब क्या क्या है इसे। सोसाइटी जो है मैट्रियार्चल है, मतलब मैट्रियार्चल मतलब जहाँ वुमेंस की चले, वुमेंस की चलने वाली सोसाइटी थी। एविडेंस है मतलब कोई पक्का श्योर नहीं है। ईगल्टेरियन सोसाइटी, ईगल्टेरियन सोसाइटी का मतलब होता है कि सब लोग इक्वल हैं, मैं भी इक्वल हूँ, तू भी इक्वल है, हमारे बच्चे भी इक्वल हैं, सब दोनों एक दूसरे की नज़रों में इक्वल हैं। वो होती है ईगल्टेरियन सोसाइटी, जहाँ एक दूसरे की वैल्यू बराबर होती है। जैसे आज के टाइम में तो पैट्रियार्चल सोसाइटी है भाई, वो कहने की बात नहीं है बस कि ईगल्टेरियन सोसाइटी है। देखा जाए तो पैट्रियार्चल सोसाइटी है आज के टाइम में भी। पीपल जो बिलीव करते थे वो वर्ल्डली लाइफ में करते थे, स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं करते थे। कोई जन्नत वगैरह में बिलीव नहीं करते थे लोग। वो ये बिलीव करते थे कि जो होगा भाई इस जन्म में होगा, हम इस जन्म में आए, जो जो कांड करेंगे इस जन्म में भुगतेंगे, उसके बदले क्या। वो मरने के बाद का उन्हें कोई पता नहीं था। वो लाइफ मरने के बाद की लाइफ में बिलीव नहीं करते थे, यहाँ कोई जन्नत जाएगा, कोई वहाँ जाएगा, पाताल लोक में जाएगा, ये बिलीव नहीं करते थे। वर्ल्डली लाइफ में बिलीव करते थे, मतलब अभी आए हैं, ये दुनिया में रहेंगे, जो होगा यहीं पे होगा, और जो नहीं होगा, जो अच्छा करेंगे उसका फल भी मिलेगा, जो गंदा करेंगे उसका फल भी मिलेगा। तो जब जी रहे हैं वो लाइफ पे बिलीव करते थे, स्पिरिचुअल लाइफ पे बिलीव नहीं करते थे। नो साइंस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आगे वाले टाइम में तो जब हम आगे के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखा जाएगा कि जो महिलाएं हैं उनका मतलब जो सभा वगैरह होती थी हमारी, उनमें आना तक बैन हो गया था। आगे पढ़ेंगे अभी हम इनके बारे में। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, दोनों या लड़का हो या लड़की हो दोनों इक्वल थे, ये नज़र से देखा जाता था, ठीक है। जो फूड्स थे उनकी भी वैराइटीज़ हो गई थी। वीट हो गया था इन INC एंड मिलेट इन राजस्थान। वीट उगाया जाता था INC में और मिलेट्स थे राजस्थान में, ठीक है। क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लें, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है अपना। आर्ट एंड कल्चर पर मैं इसके बारे में पूरी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने ख़त्म कर दिया है भाई। कल ही वीडियो आई थी आर्ट एंड कल्चर की ना, मैं ये वीडियो डालूंगा परसों, तो मेरी वीडियो आई थी कल आर्ट एंड कल्चर की, देख लेना, पूरी डिटेल में बता रखा है इसमें, तो थोड़ा सा एविडेंस मिलेगा। जो डांसिंग गर्ल थी वो मेटलर्जी और एस्थेटिक कल्चर, एक डांसिंग गर्ल का एविडेंस मिलता है जो कि कौन से पोज में थी, ट्राइभंगा पोजीशन में थी। ट्राइभंगा मतलब 3 साइड से 3 जगहों से मुड़ा हुआ पोज, उसे कहते हैं ट्राइभंगा, ठीक है। स्कल्पचर्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। जो स्कल्पचर्स थे वो किस किस से बने हुए थे, ब्रॉन्ज एंड कॉपर से। ब्रॉन्ज एंड कॉपर मेटल का यूज़ होता था, आयरन का तो यूज़ होगा नहीं क्योंकि आयरन उन्हें पता नहीं था उस टाइम पे। आयरन की शुरुआत कब से हुई? आयरन की शुरुआत हुई 1000 BC से, ठीक है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इसके बारे में मैं पहले लेक्चर्स में ही बता चुका हूँ। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है भाई, एक वैक्स से एक आकृति का शेप देंगे हम, उसके ऊपर फिर सैंड डालेंगे और वैक्स को हम पिघला के निकाल देंगे, और फिर जो उसमें मेटल डालेंगे, और फिर जो आकृति आएगी, वैक्स तो निकाल दिया उसमें से, तो वो मेटल की बन जाएगी। इसे को कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। बोट मेकिंग बता दिया भाई, जब सी रूट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी तो बोट मेकिंग तो अच्छे से करेंगे ही वो। सील मेकिंग, ब्रिक मेकिंग, टेराकोटा मतलब टेरा पकी हुई मिट्टी, ठीक है। पोट्री मेकिंग, वीवर, बीड मेकिंग और ज्वेलरी के एविडेंस मिले हैं। ज्वेलरी के एविडेंस कहाँ से मिले हैं? जब कोई ब्यूरल, एक इंसान को दफन करा गया था, जब हमने उसकी खुदाई करी तो उसके कंकाल से हमें ज्वेलरी पहना हुआ मिला वो,
टाउन प्लानर, अच्छे से टाउन्स की प्लानिंग थी, नाइफ, एक्सेस, सॉस, पियर्स, ईटीसी, ये चीज़ें भी फाउंड हुई हैं। डांसिंग गर्ल एंड यूनिकॉर्न सील्स, ये मोहनजोदारो में फाउंड हुई हैं। यूनिकॉर्न सील्स तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में फाउंड हुई हैं, कहाँ पे, मोहनजोदारो में। ये भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी हुई थी, ठीक है। 2000 से भी ज़्यादा जो ये चीज़ें हैं ना, क्राफ्ट्स एंड स्क्रिप्चर सील्स, 2000 से भी ज़्यादा सील्स फाउंड हुई हैं। अगर इस सोसाइटी की बात करी जाए तो आगे पढ़ते हैं अभी। अब ग्रेनरीज की बात आ जाती है। ग्रेनरीज क्या होता है? ग्रेनरीज एक इस टाइप का, मतलब नॉर्मल सा वो ले लो आप, जो ही भाई हमारे वहाँ जहाँ हरा भरा वो करा जाता पूरा, ये ले लो। इस एरिया में ग्रेनरीज है अपनी। और ग्रेनरी हड़प्पा साइड में जो ग्रेनरी थी, ये पॉलिटिकल कंट्रोल को बताती थी। या तो ये एक टैक्स कलेक्शन का सिस्टम होगा, जैसे यहाँ टैक्स कलेक्शन का सिस्टम होगा, या मार्केट स्टोरेज का सिस्टम होगा। इसमें हम दो फॉर्म्स में डिवाइडेड थी, ऐसे ऐसे टाइप में थी। इसमें क्या करते थे हम, ग्रेन्स को स्टोर करते थे, ठीक है। यही है ग्रेनरीज के बारे में, और कुछ नहीं है। इसमें एक डाउट भी है कि ये कलेक्टिव थी या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क था, ठीक है। एग्रीकल्चर इंडस नदी के कोने पे था भाई, सबसे मेन बात वो थी, और रेनफॉल भी अच्छी खासी थी, तो ये फर्टाइल लैंड था। अब इससे बात करते हैं रेनफॉल के बारे में। तो रेनफॉल के बारे में एक बात बताऊं कि जो पहले था नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में ही है जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है। नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो रेनफॉल होती थी भाई, वो बहुत अच्छी होती थी। पहले बहुत अच्छी खासी अमाउंट में नॉर्थ वेस्ट साइड में रेनफॉल होती थी। बट आज की डेट में जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, वहाँ पे रेनफॉल अच्छी होती है, और नॉर्थ वेस्ट साइड में रेनफॉल नहीं होती अच्छी खासी, ठीक है। समझ गए होगे कि जो पहले के टाइम में नॉर्थ वेस्ट में रेनफॉल बहुत अच्छी होती थी, बट अब के टाइम में नहीं होती। अब के टाइम में जो रेनफॉल होती है वो नॉर्थ ईस्ट में अच्छी खासी होती है। तो यहाँ से हमें एविडेंस मिलता है किसका, मॉनसून चेंज का। ये भी एक रीज़न माना जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कोलैप्स हुआ, ठीक है। जो एग्रीकल्चर था वो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी इनकी, नंबर 1 पे था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। ये जान गए थे कि प्लफ टाइल्ड मतलब खोद के भी चीज़ों का वो करने लग गए थे ये। और प्लो पुल्ड बाय ऑक्सन, और जो बैल थे उसमें भी ये हल को बांध देते थे, और वो भी चलता रहता था। क्रॉप्स कौन कौन से उगाए गए इन्होंने, वीट, बार्ले, सीसम, मस्टर्ड, राइस, कॉटन, रागी, डेट्स, पीस, ये क्रॉप्स उगाए गए हैं। ये बेस था हड़प्पन इकोनॉमी का। और इसके बाद क्या कहते हैं, जो हड़प्पन इकोनॉमी का ये बेस था, और जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था ट्रेड का, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था भाई, ये कहाँ से खुल गया अभी, हटाओ उसे। और ये जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था ट्रेड का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन भी था। सबसे इंपॉर्टेंट यही था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद ट्रेड था। एनिमल्स फॉर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड, जो जानवर थे उनको भी पाला गया है। कौन कौन से जानवर, डॉग को पाला गया है, बफेलो, गोट, राइन, एलिफेंट्स, ठीक है। जो पहला एनिमल डोमेस्टिकेट करा था वो डॉग ही था। एनिमल्स, बट एनिमल्स तो ये डोमेस्टिकेट कर रहे थे, उसका ये प्रॉपर यूज़ नहीं ले पा रहे थे। प्रॉपर यूज़ कैसे नहीं ले पा रहे थे, वो एनिमल्स को खाली डोमेस्टिकेट कर रहे थे। एनिमल्स का यूज़ मिल्क प्रोडक्शन में नहीं कर पा रहे थे वो, और अपने खेतों में नहीं कर पा रहे थे वो, ठीक है। रियरिंग ऑफ हॉर्स, जो हॉर्स की रियरिंग है भाई, ये डिबेटेबल केस है, मतलब डाउटफुल केस है कि जो हॉर्सेस हैं उसकी हड्डियाँ मिली हैं कहाँ पे, सुटकोटला में। ये डाउटेबल केस है कि मतलब कई हिस्टोरियंस ने बिलीव नहीं करा है। कई हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो ईरानियन ट्रेडर्स होंगे वो घोड़ा लेके आए होंगे ट्रेड के टाइम पे, और वो घोड़ा मर गया होगा और उसकी हड्डियाँ यहाँ पे फाउंड हो गई। कई हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं। तो यही था एग्रीकल्चर के बारे में। जो एग्रीकल्चर था ये मेन बेस था इनकी इकोनॉमिक का, ठीक है। इकोनॉमी का मेन बेस था। इसके बाद था ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कहाँ पे बेस्ड थी, सी ट्रेडिंग बेस्ड थी। अब बात करते हैं सील्स के बारे में। 2000 से ज़्यादा सील्स फाउंड हुई थी। जो एनिमल्स थे वही ज़्यादातर सील्स में बने होते थे। किस किस काम में आती थी ये, ट्रेड एक्टिविटीज़ में आती थी, रिलीजन में आती थी। किससे बनी होती थी ये, टेराकोटा से, मेटल से। टेराकोटा मतलब क्या होता है, पकी हुई मिट्टी, ठीक है। ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन, आयरन वॉज अननोन, सो नो आयरन सील वॉज फाउंड। आयरन पता नहीं था। आयरन क्यों नहीं पता होगा भाई, आयरन की शुरुआत ही 1000 BC से हुई है, इसलिए आयरन के बारे में पता नहीं था। अब बात करते हैं पशुपति सील के बारे में। जो पशुपति सील, अरे यार ये खुल जा रहा है, ये क्लिक हो जा रहा है। जो पशुपति सील थी वो डिस्कवर हुई थी, अरे जो पशुपति सील थी वो डिस्कवर हुई थी मोहनजोदारो आर्कियोलॉजिकल साइट में, ठीक है। पशुपति सील किससे बनी हुई थी, सिएटाइट एक मटेरियल होता है, उससे बनी हुई थी पशुपति सील। और ये पशुपति सील किसको डेडिकेट थी, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट थी।
लॉर्ड शिवा जो कि एनिमल से सराउंडेड थे, शिवा को हम पशुपति गॉड भी कहते हैं। पशुपति गॉड मतलब जो कि एनिमल से चारों ओर से सराउंडेड हो। ये डिपिक्ट करता था एक ट्राइसफेलिक मतलब जिसके 3 सर हों, ठीक है। द मैन हैज़ अ हॉर्न्ड हेड्रेस एंड इज सराउंडेड बाय एनिमल्स, बता दिया। ही मे प्रेजेंट अ हॉर्न डाइटी, वन ऑफ द अर्लीस्ट डिपिक्ट ऑफ हिंदू गॉड शिवा, बता दिया, सब बता दिया। ये मीनिंग ये भी बता दिया कि जानवरों के एनिमल थे वो। किस किस से सराउंडेड था? एलिफेंट से, टाइगर से, राइनोसोरस से, बफेलो से। बफेलो जो थी ये सील है अपनी, बफेलो यहाँ पे बनी हुई थी, राइनोसोरस इस साइड पे बने हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे था अपना क्या, टाइगर, और यहाँ पे था अपना एलिफेंट, और यहाँ पे था अपना वो बीच में वो। और जो ये नीचे था यहाँ पे मूर्ति खड़ी थी अपनी, और नीचे वो लेटा हुआ था एक जो कि ट्राइसफेलिक था जिसके 3 सर थे, ठीक है। ये था इनका स्ट्रक्चर मूर्ति का, बता दिया मूर्ति के बारे में भी। अब बात करते हैं स्कल्पचर के बारे में। स्कल्पचर भाई तो डांसिंग गर्ल थी जो मोहनजोदारो से फाउंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये कैसे बनाई गई थी? ये भी वही लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई गई थी, जिसका साइज क्या था, 10.5 सेंटीमीटर बड़ी थी। और डिपिक्ट नेक्ड यंग गर्ल थी, कॉन्फिडेंट पोजीशन में थी, नेचुरलिस्टिक पोज था, ठीक है इसका। और ये खड़ी हुई थी ट्राइभंगा पोजीशन में, मतलब 3 जगहों से जुड़ा हुआ जो था। ये किसने डिस्कवर करी थी? अर्नेस्ट मकाय ने डिस्कवर करी थी 1926 में मोहनजोदारो में, ठीक है। ये कहाँ रखी गई है? नेशनल म्यूजियम में रखी गई है जो कि न्यू दिल्ली में है। और इसकी जो ओनरशिप है वो पाकिस्तान को भी डिस्प्यूट है। क्यों डिस्प्यूट है? क्योंकि भाई जो मोहनजोदारो है वो आज की डेट में करंट लोकेशन जो है वो पाकिस्तान है मोहनजोदारो की, बट ये इंडिया में क्यों रखी गई है भाई? क्योंकि उस टाइम पे जो ये दावा करा गया था कि ये इंडिया में है, ठीक है। मोहनजोदारो नहीं, ये सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान में है भाई, ये आज की डेट में पाकिस्तान में है मोहनजोदारो। बट जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये कुछ करा होगा भाई, कुछ एग्रीमेंट वगैरह हुआ होगा, तो ये नेशनल म्यूजियम में रखी गई न्यू दिल्ली के। और इसकी ओनरशिप जो है वो पाकिस्तान के पास भी है। एक बियर्डेड मैन भी था, बियर्डेड मैन भाई पूरा थैनोस की तरह लगता था एकदम, एज प्राइस्ड किंग, जिसको प्राइस्ड किंग का दर्जा मिला गया था। उसने शॉल पहनी हुई थी और नेक था, वो राइट आर्म को कवर कर रही थी। और ये जो ट्राइसफेलिक पैटर्न में था उसका मतलब फूल पत्ते वगैरह, हाँ ट्रीफॉइल पैटर्न मतलब यहाँ पे फूल पत्तियाँ, तीन वाली पत्तियाँ, कैसी पत्तियाँ, कैसे बनाऊँ अभी ये, ऐसी वाली, ठीक है। हाँ ये जो थी ये उसके शॉल में बनी हुई थी। माना जाता था कि वो मेडिटेशन की पोज में था, इसलिए उसे प्रीस्ट का दर्जा दे दिया, समझ गए होगे। मेल टॉर्सो, और एक और फाउंड हुआ मेल टॉर्सो जो कि रेड सैंडस्टोन से बना हुआ था, सेकेट हॉल से उसमें उसकी गर्दन में ऐसा था। मेल टॉर्सो का स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। जो मेल टॉर्सो था उसकी गर्दन ये रही, ऐसे उसकी गर्दन में वो था, नेक्ड स्ट्रक्चर था ये, ठीक है भाई। मोटा मोटा पेड़ था इसके, और जो इसके बगल में जो यहाँ पे हैं एकदम जो शोल्डर्स थे वो इससे क्लोज थे। ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, मैप वगैरह बना लेता हूँ लेकिन, ठीक है। ये था मेल टॉर्सो का। मेन बात ये है कि ये याद रखो कि ऊपर जो है उसका गड्ढे था, यही बात बता रहा है। वो कहाँ पे बता रहा है भाई ये बात? वो जो मेल टॉर्सो था कंसीडर टू बी एन डेट इज ब्यूटीफुल, हाँ इसके बारे में हम गंधारा आर्ट्स में ही पढ़ेंगे अभी। हड़प्पा में फाउंड हुआ था भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हड़प्पा में सारी चीज़ें मोहनजोदारो में फाउंड हुई। जो मेल टॉर्सो का स्ट्रक्चर है यही एक स्ट्रक्चर है जो कि हड़प्पा में फाउंड हुआ, ठीक है। मदर गॉडेस, सब चीज़ें पढ़ ली भाई, तो मदर गॉडेस को कैसे भूल जाएं यार। मदर गॉडेस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टेराकोटा फिगर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। स्टैंडिंग एक फीमेल स्टैंड कर रही थी उसमें, और उसने गले में एक नेकलेस पहना हुआ था, और सर पे एक पंखे के आकार का उसने वो पहना हुआ था, क्या कहते हैं उसने, पग कहते हैं ना, पग कह रहा हूँ मैं। उसने अपने सर में पहना हुआ था वो जो कि ग्रिडल था, लून क्लोथ्स एंड अ ग्रिडल, ये सर में पहना हुआ था उसने, पंखे के आकार का था। फैन शेप्ड हेड, देखो फैन शेप्ड हेड ड्रेस विद अ कप लाइक प्रोजेक्शन ऑन ईच साइड। ये डिस्कवर किसने करी थी? जॉन मार्शल ने डिस्कवर करा था ये। और ये आज की डेट में कहाँ पे है? नेशनल म्यूजियम पाकिस्तान में है ये, जो कि कराची में है, ठीक है। पढ़ लिया इसके बारे में, स्कल्पचर वगैरह सब। अगला वीडियो जो आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसमें हम क्या पढ़ेंगे अभी बता दे रहा हूँ। अगले वीडियो में हमने पढ़ना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कोलैप्स कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, ये पढ़ेंगे। और देखो प्री फेस के बारे में पढ़ लिया, लेटर मिड फेस के बारे में पढ़ लिया, और एक लेटर फेस भी है, और थोड़ा सा हमने लेटर फेस के बारे में करना है। जो अगला लेक्चर आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो लास्ट लेक्चर होगा। और इसके आर्ट एंड कल्चर के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है भाई, उसमें मैं पूरा आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताया है। तो इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।